आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, वीडियो के इस पार्ट में आज मैं आपसे लखनऊ बेंच का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जो कि आईपीसी के सेक्शन 376 के ऊपर है। साथियों, इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने एक आरोपी को 376 के मामले से बरी कर दिया। साथियों, आरोपी के ऊपर आरोप था कि उसने एक महिला के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दिया है। इसके बाद सेशन कोर्ट ने उस व्यक्ति को 7 साल की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया था। जब अपील की सुनवाई की गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को उस मुकदमे से बरी कर दिया। तो साथियों, इस केस की और भी स्टोरी क्या है और क्या क्या फैक्ट थे, किस किस आधार पर बरी किया, किन जजमेंट के आधार पर बरी किया, वो मैं आगे आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मामला है सन 2000 का। आप ये सोच सकते हैं कि 2000 के मामले में अपील की सुनवाई इतनी लंबी हो रही है 2022 में, 2021 में, तो ऐसा होता ही है। हमारे यहाँ क्रिमिनल अपील की सुनवाई बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्रिमिनल अपील के लिए हाई कोर्ट में। तो इस वजह से जो समय लगता है सुनवाई में, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि 7 साल की सज़ा तो उस व्यक्ति ने काट ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि हम जब भी अपील फाइल करते हैं, अपील के साथ में एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 389 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो अगर अपील की सुनवाई भले ही 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद हो, लेकिन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हम जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं 389 के अंतर्गत, उसकी सुनवाई कोर्ट में जल्दी हो जाती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कहीं पे नेग्लिजेंस है इसलिए अदालत को, तो कोर्ट वहाँ पे आरोपी को जमानत पे छोड़ देती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो साथियों, ये जो मामला है, ये जैसा हमने आपको बताया कि ये सन 2000 का मामला है और इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो करवाई गई थी 8 मार्च सन 2000 को। साथियों, इस मामले में जो पीड़िता है, जो महिला है, तो उस महिला का ऐसा कहना था कि 2 दिन पहले, जैसा कि उसने एफआईआर में बताया कि 2 दिन पहले, मतलब कि 6 मार्च को शाम के लगभग 5 बजे, जब वो अपने घर के पास में मटर के खेत को देखने के लिए गए थे, उसी समय आरोपी चंदन आया और उसका हाथ पकड़ के वो उसको गेहूं के खेत में ले गया और वहाँ उसके साथ उसने बलात्कार किया। उसके बाद उसने उसको जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद ऐसा कहते हुए वो वहाँ से भाग गया। उसने ये भी कहा कि अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो तुम्हारी हत्या कर दूँगा। इसके बाद जब वो महिला अपने घर आई, उसके ससुर और उसके पति दोनों घर पे नहीं थे। उसके बाद जब 1 दिन बाद उसके ससुर आए तो महिला ने 8 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई। साथियों, इसके बाद जब मामले में जब ट्रायल चला, तो ट्रायल के दौरान उस महिला ने उन सारी बातों को रिपीट किया जो उसने एफआईआर में बताया था और जो उसने 161 के स्टेटमेंट में बताया था। उसमें कुछ फैक्ट और भी सामने आए। उस महिला ने ये कहा, स्वीकार किया कि जहाँ पे ये जो घटना हुई वो उसके घर से लगभग 1 बीघा खेत के बराबर ही अंतर है। और दूसरी बात ये कि जो घटना है वो शाम के 5 बजे है, तो वहाँ पे बगल से ही एक पब्लिक रोड है, वहाँ से लोग आते जाते हैं, निकलते रहते हैं। इसके बाद महिला ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी कहा कि जो घटना हुई है वो घटना उसके खेत में हुई। अब साथियों, उसने एफआईआर में क्या दर्ज करवाया था कि जो घटना है, आरोपी उसे मटर के खेत से गेहूं के खेत में ले गया, लेकिन उसने यहाँ पे बोला कि जो घटना है वो मटर के खेत में, उसी के खेत में हुई थी। इसके अलावा उसने ये भी स्वीकार किया कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़ के उसका खींचा नहीं और हाथ भी नहीं मरोड़ा, जबकि एफआईआर में उसने ऐसा बताया था। इसके बाद जब मामले में गवाही हो गई दोनों पक्षों की, आरोपी के जब स्टेटमेंट हुए, 313 के बयान जो होते हैं, जिनको आप लोग की भाषा में मुलजिम बयान कहते हैं, आम भाषा में मुलजिम बयान कहते हैं, तो उसमें साथ में आरोपी ने ये कहा कि उसने बलात्कार नहीं किया है। जो पीड़िता है, तो पीड़िता के ससुर से उसकी दुश्मनी है, इस वजह से उन्होंने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। और साथियों, इसके अलावा 1-2 फैक्ट और भी उसमें निकल के सामने आए थे, जैसे कि पीड़िता ने उसमें बयान दिया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि उसकी अभी नई शादी हुई है, तो अभी वो अपने गांव में ज़्यादा परिचित नहीं, ज़्यादा लोगों को जानती नहीं है। जब उससे पूछा गया कि वो इससे पहले चंदन से मिली, क्या उसने कहा चंदन से नहीं मिली।
तो उसने ये स्पष्ट नहीं बताया कि वो चंदन से अगर नहीं मिली है तो चंदन को कैसे जानती है कि जिस व्यक्ति ने उसका बलात्कार किया वो चंदन है। इस बात का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया उसने। इसके बाद जब जज साहब ने इस मामले को देखा, जज साहब मीन्स की जब सेशन कोर्ट में जब मामले को देखा गया तो उन्होंने इसको सज़ा सुना दी। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जब इसको एग्जामिनेशन किया, जब मामले को देखा तो उसमें कुछ फैक्ट में कुछ कंट्राडिक्टरी नेचर के कुछ स्टेटमेंट कोर्ट ने देखा। कोर्ट ने कहा कि पहली बात की महिला ने एक फैक्ट और भी क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया था। उसने कहा था कि ये घटना उसने रिपोर्ट FIR 5-6 दिनों बाद कराई है। तो इस प्रकार साथियों अगर आप देख रहे हैं कि उसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, उसने 3-4 स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि विरोधाभास हो चुका है। FIR में उसने जो कहा था और जो उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिए हैं। अब विरोधाभास कहाँ शुरू होता है? पहला तो उसने ये कहा कि घटना 5-6 दिनों बाद उसने दर्ज करवाई, जबकि उसने FIR में कहा कि घटना 2 दिन पुरानी है। तो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के हिसाब से माना जाए तो मतलब कि घटना होती है 3 मार्च की, जबकि FIR में लिखवाई गई है कि घटना 6 मार्च की। दूसरा ये है कि उसका ये कहना था कि उसने जो बलात्कार किया है उसका वो उसके ही खेत में किया है, ऐसा उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा। लेकिन उसने FIR में कहा था कि उसकी जो उसके साथ जो रेप हुआ है वो गेहूं के खेत में हुआ है। तीसरा ये था साथियों कि जो दूरी है उसके घर से लगभग 1 बीघा का ही अंतर है उसके घर से, तो वो चाहती तो अगर चीख पुकार उसकी होती तो लोग वहाँ पे निकलते जाते रहते हैं, क्योंकि पब्लिक रोड साथ पास में ही है। तो उसका ऐसा कोई भी स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं आया कि उसने भी ऐसा कुछ किया था या फिर वहाँ पे कोई उससे मिला या फिर कोई था नहीं। इस प्रकार से कोई बात रिकॉर्ड में नहीं थी। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इन 4-5 फैक्ट को देखा और कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि उसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, उसके खुद के बयान में वो टिकी नहीं है, उसके बयान में विरोधाभास है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3-4 मामलों का भी जिक्र किया। आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। साथियों जो जजमेंट है, जो पहला जजमेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये है नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। ये है 2012 का और इसमें बताया गया है कि वेयर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज फाउंड सफरिंग फ्रॉम इनकंसिस्टेंसी एंड इन्फॉर्मिटी विद अदर मटेरियल नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड देयरऑन। मतलब साथियों समझ गया हूँ कि जहाँ पे पीड़िता के बयान में इनकंसिस्टेंसी और इन्फॉर्मिटी है उस कंडीशन में उसके बयान पे भरोसा नहीं किया सकता। इसी प्रकार से जजमेंट दूसरा भी है, जय कृष्णा मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का जजमेंट है। द ओनली एविडेंस ऑफ रेप was the statement of the prosecutor herself, and when this evidence was read in the totality, the story portrayed by the prosecutor was so improbable that it could not be believed। साथ ही इसमें भी कोर्ट का कहना है कि जो स्टोरी बताएगी वो विश्वसनीय नहीं है, इसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक जजमेंट इसी प्रकार से और भी आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये साथ ही राजू वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दैट नो डाउट ए फॉल्स एलिगेशन ऑफ रेप कैन कॉज इक्वल डिस्ट्रेस, humiliation and damage to the accused as well as interest of the accused must also be protected। relevant portion of para 10 and 11 reproduce। तो साथ ही इसमें उस जजमेंट का जिक्र किया गया जिसमें बताया गया है कि उसके बयान में अगर विरोधाभास है तो किस प्रकार से उसके बाद में उसमें भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन जजमेंट को कोर्ट ने जिक्र करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। और अगर हम इस पूरे स्टोरी के हेड नोट की बात करें तो जहां पीड़िता अपने बयान में स्टिक नहीं है, उसके बयान में एक रूपता नहीं है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये अनुमान निकाल सकती है कि किस प्रकार से केवल आरोपी को फंसाने के लिए, आरोपी को ह्यूमिलिएट करने के लिए इस प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि आरोपी का भी पक्ष देखना चाहिए कि उसने किस प्रकार से उसको परेशान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कोर्ट ने इन सारे तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से अगर बयान में विरोधाभास होता है तो उसका फायदा आरोपी को मिलता है। धन्यवाद।